हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूँ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री में फैराडेज लॉ, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन करने का, और जो बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करने का एक बहुत ट्रिकी और शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिससे आप आसानी से फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ को समझते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है, द वेट ऑफ आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, यानी कि कितने मतलब वेट या अमाउंट का आयन ऑक्सीडाइज्ड हो या फिर रिड्यूस्ड हो एट आइदर इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ड्यूरिंग द पासेज ऑफ करंट, मतलब जो करंट पास हो, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी भी जो आयन होता है उसका जो वेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो करके किसी इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट होता है, जो उसका वेट या जो उसका मास डिपॉजिट होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस या ड्यूरिंग द पासिंग द करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी मास का डिपोजिशन जो होता है आयन का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते समय, वो जो मास डिपोजिशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कितने अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हुआ है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल भाषा में ये कहें कि जो आयन का या मेटल आयन का जो मास डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोड पर ड्यूरिंग द रिडक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट थ्रू जितना ज़्यादा चार्ज पास होगा, मास का डिपोजिशन उतना ही ज़्यादा होगा, मेटल के मास का डिपोजिशन उतना ज़्यादा होगा। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या कहेंगे कि W मास जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोसेस में मेटल आयन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। अब हमें पता है कि Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो Q प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू I इंटू टी हो गया, चूंकि Q इक्वल टू I इंटू टी के बराबर होता है, चार्ज करंट इंटू टाइम मल्टीपल के बराबर होता है। अब यहाँ जो Z है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये Z कांस्टेंट आ गया, तो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। इसी Z को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए बहुत आसान तरीके, शॉर्टकट मेथड से। अब देखिए फार्मूले में समझिए सब क्या है। Q जो है टोटल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट है। Q क्या है, टोटल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। I क्या है, करंट पास्ट इन एम्पियर। I करंट है, कितना करंट एम्पियर में पास हुआ, ठीक है। T क्या है, टाइम इन सेकेंड, हमेशा टाइम इसमें किस में रखेंगे, सेकेंड में, फॉर विच करंट फ्लोज, यानी कि T मतलब कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है, वो टाइम है। और Z जो है यहाँ पास, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, यानी कि ये किसी मेटल आयन के लिए, किसी पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है। आगे और थोड़ा इसको समझें, फॉर अ गिवन मेटल डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय पासिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। Z फिर से समझिए क्या है। Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब जो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड कर रहा है। फॉर गिवन मेटल, जो मेटल आपको दिया गया, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ आयन, यानी कि ये जो Z है वो अमाउंट ऑफ आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जब मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो
या फिर रिड्यूस हो बाई पासिंग ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, अब 1 कूलम्ब चार्ज को हम समझें, इसको हम 1 फैराडे के रूप में लिखते हैं, तो पहले हम 1 फैराडे समझते हैं क्या होता है, क्योंकि इतने ही कूलम्ब का चार्ज पास होता है जब मेटल आयन जो है, मेटल का अमाउंट ऑक्सीडाइज होता है फिर रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो 1 फैराडे चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे चार्ज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is equivalent to charge which discharge 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन। यानी 1 फैराडे चार्ज ही रिक्वायर्ड होता है किसी भी मेटल आयन के ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होने के लिए। तो 1 फैराडे चार्ज कितने के बराबर हुआ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, कितने के बराबर होता है, चार्ज विच डिस्चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन। यानी कि इतना ही चार्ज रिक्वायर्ड होता है मेटल को डिस्चार्ज करने के लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल आयन को डिस्चार्ज करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए या इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस्ड होने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है चार्ज डिस्चार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है उसको रिड्यूस्ड होने के लिए। तो 1 फैराडे चार्ज कितने के बराबर होगा, तो 1 फैराडे चार्ज चूंकि बताया गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 और एक 1 मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा 6.023 10⁻23। तो ये चार्ज, यही चार्ज जो होगा ये मेटल के डिपॉजिट या डिस्चार्ज होने के लिए होगा, इसी को हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। यही इक्विवेलेंट वेट है। तो वेयर ई जो ग्राम लिखा हुआ ई इज द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये चार्ज मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 96500। ये चार्ज रिक्वायर्ड होता है किसी मेटल आयन को रिड्यूस्ड होने के लिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन को रिड्यूस्ड होने के लिए कितने कूलम्ब कितने फैराडे चार्ज की आवश्यकता पड़ती, 96500। ठीक है, तो 1 कूलम्ब डिस्चार्ज कितने के बराबर हुआ, 1 कूलम्ब डिस्चार्ज हुआ E अपॉन 96500 ग्राम आयन। इसी को हम Z बोलते हैं, जो हमने यहाँ इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ये लिया हुआ है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। वो क्या है, ये 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब डिस्चार्ज जो होता है मेटल आयन या जो डिपॉजिट होता है वो कितने के बराबर होता है, E अपॉन 96500। 96500 मैंने बताया वो क्या है, 1 फैराडे चार्ज है। 1 फैराडे चार्ज ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन को रिड्यूस होने के लिए चाहिए होता है। तो 1 फैराडे की वैल्यू ये आ गई। तो 1 कूलम्ब चार्ज जो मेटल आयन के डिस्चार्ज होने के लिए जरूरी होता है वो कितने के बराबर होता है, E अपॉन 96500। जहाँ E क्या है, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। तो E अपॉन 96500 ही ग्राम ऑफ आयन ही Z होता है। Z क्या है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। इसी को मैं चेंज करूंगा फार्मूले में। तो अब E अपॉन 96500 Z के बराबर होगा। तो जो हमने यहाँ इक्वेशन ली थी Z इंटू आई इंटू टी, ये लिया हुआ है, इस Z को हम E अपॉन 96500 से रिप्लेस कर देंगे। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है वो E अपॉन 96500 के बराबर होता है। तो इसको हम Z की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो Z की जगह पर क्या आ जाएगा, E अपॉन 96500। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगी, देखिए, तो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी था, मगर Z बराबर क्या है, E अपॉन 96500। तो E ऊपर आ गया अपॉन 96500 और I इंटू टी तो फार्मूले में पहले ही सही था। तो फार्मूला बन गया W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। यही इसी को जो है वो लंबे प्रोसेस के थ्रू आपको एनसीईआरटी में या साइड बुक में न्यूमेरिकल में कराया गया, मगर अब आपको उसको से छुटकारा मिल जाएगा। इस फार्मूले से आप आई भी निकाल सकते हैं, कितना करंट पास हुआ डिपॉजिट होने के लिए, टी भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, अब मास डिपोजिशन तो निकाल ही सकते हैं। अब इसमें ई जान लीजिए, ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कितने के बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन बराबर होता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन अपॉन चार्ज ऑन मेटल आयन। एटॉमिक वेट यानी ई जो होता है इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन अपॉन चार्ज ऑन मेटल आयन के बराबर होता है।
ये निकालना होगा। अभी न्यूमेरिकल में आप सीख भी जाएंगे कि कैसे निकलता है, क्योंकि अब इसके बाद जस्ट मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ। इस फार्मूले को फिर से एक्सटेंड कर दें हम। ई क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन। फार्मूले में ई क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन अपॉन चार्ज ऑन मेटल, यानी कि उस मेटल पर जितना चार्ज होगा वो तो न्यूमेरिकल में आपको पता लग ही जाएगा। आइए न्यूमेरिकल दिखाते हैं कितने आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टाइम डिपॉजिट। टाइम निकालना है। कैलकुलेट द टाइम डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर at cathode when a current of 2 ampere pass through the solution of copper sulfate। पूछ रहा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा 1.27 ग्राम कॉपर को कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए। कब? जब करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट 63.5 दिया। खैर 1 फैराडे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से लगा रहे हैं, यही तो फायदा है इस फार्मूले में आपको। फार्मूला क्या है? W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ई कितने के बराबर होता है? ई होता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन अपॉन चार्ज ऑन मेटल आयन। मैं पीछे बता चुका हूँ। तो देखिए एटॉमिक वेट तो कॉपर का दे रखा 63.5, ठीक है। और चार्ज कॉपर पर चार्ज कितना होगा? कॉपर पर चार्ज होता है +2, तो ये हमने रखा 63.5। अब देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए। वेट एल्युमिनियम का कितना दिया? 1.27 ग्राम इक्वल टू ई कितना हो गया? मास हो गया 63.5 और कॉपर पर चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू करंट कितने का दौड़ रहा है? 2 एम्पियर का। टाइम निकालना है तो टी रख दिया अपॉन 96500। अब टी रिवर्स करके इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1933.04 सेकेंड। 1933.04 सेकेंड आंसर आएगा। ये न्यूमेरिकल ऑल इंडिया में 1993 में, 2001 में, 2013 में आया है। 3 साल पूछा गया है और ये न्यूमेरिकल कई बार आया। आइए अब दूसरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के मेन एक्सरसाइज का है, पहली बात तो ये। और ये 2014 में आया है, 2017 में आया है, 2007 में आया है, ठीक है। और प्लस एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल। अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द कॉजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि जो मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में निकल नाइट्रेट रखा गया, 5 एम्पियर के करंट को हमने 20 मिनट तक पास किया, ठीक है। तो व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। कह रहे हैं कि अगर एक निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में बाई पासिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर इन 20 मिनट, 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट तक पास हो, तो व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एटॉमिक वेट ऑफ निकल दिया हुआ है 58.7, ठीक है। तो जब रिएक्शन हो इलेक्ट्रोलिसिस की, तो वो मैंने यहाँ दिखाया है, निकल नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो देखिए यहाँ पास जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा रेड्यूस्ड होकर निकल और 2HNO3 बाहर आ जाएगा। वैसे मैंने बनाया, इसको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि निकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। तो इस फार्मूले से आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या होता है? W बराबर E इंटू आई इंटू टी पर 96500। ई कितने के बराबर होता है? ई बराबर होता है एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट मास कितने के बराबर होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन चार्ज ऑन मेटल आयन। तो एटॉमिक वेट तो न्यूमेरिकल में पहले से दे रखा है 58.5। निकल मेटल पे चार्ज कितना होता है? 2, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 29.25, ठीक है। फार्मूले में हमेशा याद रखिएगा टी आपको सेकंड में रखना है। मगर यहाँ टाइम 20 मिनट दिया है, तो 20 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितना आ गया? 1200 सेकंड। बस फार्मूले पर डायरेक्ट उठा कर रख दीजिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ई की वैल्यू कितनी हो गई? 29.25। करंट कितना दौड़ा है? 5 एम्पियर। टाइम कितना है? 1200 सेकंड अपॉन 96500। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करके 965 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.839 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट पासिस इन 20 मिनट। ये वैल्यू आएगी। ये इसका आंसर। कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे इसको।
थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ लॉन्ग वुड टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम from an electrolytic cell containing Al2O3 using current of 125 एम्पियर। पहले समझ ली हाउ लॉन्ग का मतलब कितना, कितनी देर तक, कितनी देर तक। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, हाउ लॉन्ग वुड टेक टू डिपॉजिट, कितना देर तक का या कितना समय लगेगा डिपॉजिट होने में 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा जो कंटेन कर रहा है क्या, Al2O3, बाई पासिंग अ करंट ऑफ 125 एम्पियर। 125 एम्पियर करंट अगर पास किया जाए तो कितना समय लगेगा एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया गया है, Al2O3 लिया गया है, यानी कि आपको टी निकालना है। तो बहुत आसान है, सिंपल फार्मूला आपको पहले से ही पता है क्या होगा इसका फार्मूला, क्योंकि हम लोग शुरू से ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, फार्मूला क्या है, W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको टी निकालना है। तो सबसे पहले हम E निकाल लें, एटॉमिक केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो E हमने एल्यूमिनियम का निकाला तो कितने के बराबर होता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आयन अपॉन 4। तो एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम कितना होता है 27, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है 3, तो 3 9 जा 27, तो E कितना आ गया 9। फार्मूला क्या होता है, W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 96500 इंटू W अपॉन E इंटू आई। तो 96500 रख दिया, कितना एल्यूमिनियम का वेट दिया था, कितना एल्यूमिनियम पास कर रहे थे 100 ग्राम। ठीक है, E की वैल्यू कितनी आ गई है 9, फार्मूले से डिवाइड कर लिया, और करंट कितना पास कर रहे थे 125 एम्पियर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 96500 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8577.77, यानी 8577.77 सेकेंड आएगा। कब, 100 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने में जब 125 एम्पियर 125 एम्पियर का करंट डिपॉजिट हो। तो ये जो मैंने फार्मूला बताया W बराबर E इंटू आई इंटू टी का अपॉन 96500, तो ये जो एक रेगुलर मेथड है जो हर लोग बताते हैं, हर बुक में दिया होता है, ये उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने बेचारे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला रखिए, इससे टी भी निकल आएगा, आई भी निकल आएगा, डब्ल्यू भी निकल आएगा, और 5 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अब चाहे बोर्ड में करें चाहे कंपटीशन में आए, बहुत आसानी सॉल्व है। जो मैंने आपको फार्मूला बताया इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया हुआ हो, नेक्स्ट वीडियो फैराडेज सेकेंड लॉ और भी फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल पे मैं बनाऊंगा। मेरा वीडियो पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।